हाय दोस्तों, मैं मुकेश कुमार गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सुपर MS 91 पे। दोस्तों, हमारा ये बिहार से संबंधित जो प्रश्न प्रतिदिन कराए जा रहे हैं, आप इसका केवल रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज का मेरा अगला प्रश्न है। दोस्तों, पहला प्रश्न जो लिखा है हमने 118 तक क्वेश्चन करा लिया है। उसके बाद से आज 119वां क्वेश्चन से हम लोग शुरू कर रहे हैं। लिखा है भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? जितने भी प्रश्न हैं सारे बिहार से संबंधित प्रश्न हैं। लुम्बिनी में है तो लेकिन कहाँ है लुम्बिनी? लुम्बिनी है नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। अब बात यह है क्यों हम नेपाल का आंसर दे रहे हैं, क्योंकि लुम्बिनी नेपाल में है ही, लेकिन यह बिहार से सटा हुआ एक राज्य है, देश है। ठीक है, चलिए इसका हम विवरण देखते हैं। लिखा है गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में स्थित है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था तथा शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनके पिताजी क्या थे? शाक्यगढ़ के मुखिया भी थे। ठीक है, शुद्धोधन उनका नाम था। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आप ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछता है बौद्ध धर्म से संबंधित महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है या इसका क्या अर्थ है, तो आप जानिएगा कि जब गौतम बुद्ध कुशीनगर में गए तो उनकी मृत्यु हो गई, उसी समय को हम लोग क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। मेरा ये आज का दूसरा प्रश्न, बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार किस वंश का राजा था? हर्यक वंश का राजा था। आप सभी जानते हैं ये हर्यक वंश का राजा था। ठीक है, देखिए हम क्यों इसका अध्ययन कर रहे हैं इसके बारे में भी आप जानिएगा, क्योंकि मैंने आपसे बार बार कहा है कि जितने भी प्रश्न हम कर रहे हैं ये सारे बिहार से संबंधित प्रश्न हैं। ठीक है, लिखा है बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। इस वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में हुई। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और आपको हमने पिछली क्लास में बताया है कि मगध साम्राज्य का तात्पर्य आज के समय में बिहार से ही है। पिछले समय में इसे मगध राज्य बोला जाता था और अब के समय में इसे बिहार बोला जाता है, तो उससे संबंधित ही प्रश्न है। ठीक है, उसने गिरिव्रज राजगीर को अपनी राजधानी बनाई। हर्यक वंश। उसके पुत्र का नाम अजातशत्रु था। वह अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर क्या किया था? आसीन हुआ था, बैठा था, पिता की हत्या करके, अजातशत्रु। अगला देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह, देखिए ध्यान से, गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? प्रथम सत्याग्रह कई बार आपसे प्रश्न पूछ चुका है। गांधी जी द्वारा चलाए गए प्रथम क्षेत्रीय सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण का था, जो बिहार में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसकी थोड़ा सा हम विवरण देख लेते हैं। ठीक है, लिखा है भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण, बिहार में वहाँ के एक नेता राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी के कुशल नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, जिससे वहाँ पर प्रचलित तिनकटिया हमने आपको समझाया भी है अपनी पुरानी वीडियो पर। यदि आप नहीं जानते हैं तो एक बार क्रमशः सारे एक प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप उसमें वीडियो में देख सकते हैं तिनकटिया पद्धति का क्या मतलब है। किसानों की, देखिए उसमें समझाए भी हैं हम, किसानों की कृषि अन्य भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती। तिनकटिया पद्धति का मतलब अभी भी बता देते हैं कि जो किसानी करते थे किसान, उनकी ज़मीन के 3/20 भाग पे नील की खेती करनी पड़ती थी। और नील की खेती करने के बाद वह चीज़ उन्हें दे दी जाती थी अंग्रेज़ों को, लेकिन वो जो खेती होती थी ज़मीन पे, वह ज़मीन ऊसर हो जाता था। वहाँ पे 2-3 सालों तक फिर पैदावार नहीं हो पाता था, जिससे किसान चाहते थे कि नील की खेती न करें, जिससे कि उनकी भूमि खराब न हो। ठीक है, इसी का क्या हो गया था? अंत हो गया था। चलिए अगला देखते हैं 122वां प्रश्न। लिखा है अशोक किस राजवंश से संबंधित था?
अशोक किस राजवंश से संबंधित था? आप सभी जानते हैं मौर्य वंश से। ठीक है, मौर्य वंश। प्रश्न, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नौ नालंदा, ठीक है, ये किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नौ नालंदा महाविहार विख्यात है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, देखिए लिखा है नौ नालंदा महाविहार मूल रूप से पाली अनुसंधान संस्था के लिए प्रसिद्ध है। नौ नालंदा महाविहार की नींव बौद्ध भिक्षु जगदीश कश्यप द्वारा रखी गई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको आप ध्यान में रखिएगा कि जो ये नौ नालंदा महाविहार की नींव है, ये बौद्ध भिक्षु जगदीश कश्यप द्वारा रखी गई थी। वर्ष 1951 में इसे भारत तथा दूसरे देशों के विद्यार्थियों के लिए खोल दिया गया था। 1951 में ये भारत और अन्य देशों के विद्यार्थियों के लिए फिर नालंदा महाविहार खोल दिया गया था। और यह इसका निर्माण किसने किया था? नींव किसने रखी थी? जगदीश कश्यप ने रखी थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये बिहार से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, लिखा है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। ठीक है, किस पीढ़ी का है ये बताना है। यहाँ पे तृतीय पीढ़ी का है, चतुर्थ पीढ़ी का है, या पंचम या षष्टम। तो आप देख रहे हैं ये चतुर्थ पीढ़ी का है। कौन सी पीढ़ी का है? चतुर्थ पीढ़ी का है। इसका देखिए हम विवरण देखते हैं। लिखा है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश में चतुर्थ पीढ़ी का वृक्ष है। यह महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का वृक्ष है। एक कैसा वृक्ष है? एक पीपल का वृक्ष है। इसी वृक्ष के नीचे 528 ईसा पूर्व में वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मतलब वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को भगवान बुद्ध को क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है ना। चलिए अगला हमारा 125वां क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। लिखा है ईसा पूर्वी 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, लिखा है 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पे थी? ठीक है, तो यहाँ देखिए वैशाली में थी, एथेंस में थी, स्पार्ट में थी, पाटलिपुत्र में थी। आपके पास देखिए बहुत अच्छे से आप बता सकते हैं आंसर, लेकिन यहाँ पे 2 आंसर दे दिया बिहार से संबंधित, क्योंकि आपको हम बता दिए हैं कि हम बिहार से संबंधित ही प्रश्न कर रहे हैं। तो इसमें आपके सामने वैशाली भी है और पाटलिपुत्र में। ठीक है, लेकिन दोनों आ गया बिहार का क्षेत्र। इस कारण से हो सकता है कि आप इसके आंसर देने में थोड़ा सा असमंजस की स्थिति हो, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में यह व्यवस्था थी। सबसे पहले कहाँ थी? वैशाली में थी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इसमें थोड़ा सा आप देख भी लीजिए विवरण। ईसापुर 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था बिहार के वैशाली में थी। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक, ये कहाँ की? विश्व की। भारत के स्तर की बात नहीं हो रही, ये विश्व स्तर की बात है कि बिहार उस समय बहुत आगे था। देख रहे हैं, उस समय यहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। कहाँ पे? वैशाली में। ठीक है, वर्तमान में वैशाली एक जिला है जिसका मुख्यालय कहाँ पे? हाजीपुर है। इसमें वर्तमान में वैशाली एक जिला है, इसका मुख्यालय आजमगढ़ में है। ठीक है, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है? 16 थी। आप जानते हैं पुराने समय में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी। उसमें मगध ये जो है जनपद था एक बिहार, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में अंगुत्तर निकाय में किया गया है। अगर आपसे पूछे कि महाजनपद 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है, तो यह अंगुत्तर निकाय में होता है। कहाँ प्राप्त होता है? अंगुत्तर निकाय में। और यह अंगुत्तर निकाय किसका है? बौद्ध ग्रंथ का है। अब महावस्तु, ठीक है, एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। जैन ग्रंथ की बात की जाए तो उसमें भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, बस थोड़ा मोड़ा परिवर्तन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 126वां प्रश्न। अब मेरा ये 126वां प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण निम्नलिखित इसमें से तिथि को हुआ था। मतलब कब उनकी मृत्यु हुई थी? मतलब कुंवर सिंह की कब मृत्यु हुई थी? आपको पता है 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, और वह जगह का क्या था? आरा से। कहाँ से? आरा से। पिछली क्लास में आपको हमने बताया है। अब कह रहा है इनकी मृत्यु कब हुई थी? दिया है 10 अप्रैल 1858। आप सबको पता है कि इनकी मृत्यु 1858 में हुई थी, लेकिन अब यहाँ तारीख की बात है। ठीक है,
तो 17 जून, 20 जून और 9 मई। आप देखिए इनकी जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी 26 जून को, कब, सॉरी 26 अप्रैल को हुई थी। कब हुई थी? 26 अप्रैल को हुई थी 1858। 26 अप्रैल 1858, ये आप याद रखिएगा, 26 अप्रैल 1858। चलिए अगला प्रश्न देखिए 26 अप्रैल 1858 की इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1777 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध है किससे है? 1857 के विद्रोह से, भारत की स्वतंत्रता से, 1905 के बंगाल विभाजन से, 1865 के आंदोलन से। भाई उससे पहले ये सब तो बात की बात है, ये सब बात की बात है। उससे पहले हम देखेंगे कि 1857 में उनका संबंध किससे है? 1857 से है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? क्या झांसी से थे, चित्तौड़ से, जगदीशपुर से थे, लखनऊ से थे? जगदीशपुर से थे। ठीक है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था और यहाँ के राजा भी थे कुंवर सिंह। आप लोग ध्यान रखिए, कुंवर सिंह से जरूर प्रश्न बनेगा। कुंवर सिंह से आपके परीक्षा में जरूर प्रश्न बनेगा, ये चाहे शिक्षक की भर्ती हो बिहार की या पुलिस की भर्ती, दोनों में कुंवर सिंह से प्रश्न जरूर बनेगा। अब इसे विशेष ध्यान रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न 129 गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? ठीक है, इस कई बार प्रश्न पूछ चुका है, चंपारण, इसको आप जानते ही हैं। चलिए तिनकटिया पद्धति को लेके ही पूछेगा कि तिनकटिया पद्धति कहाँ पे थी, और या कह सकते हैं उसका अंत किसने कराया, या किस आंदोलन के द्वारा तिनकटिया पद्धति समाप्त हुई। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, चंपारण आंदोलन, चंपारण में ही यह आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है 130 मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। मुजफ्फरपुर भी ये कहाँ का है? बिहार का है, ध्यान रखिएगा, बिहार का एक जिला है। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसका विवरण। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने, ये याद रखिएगा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया। गलती से बम दूसरी बग्गी पर गिर गया, उन्होंने बम फेंका लेकिन वो बम कहाँ गिर गया? दूसरी बग्गी पर, जिसमें 2 ब्रिटिश महिलाएं मारी गईं। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। प्रफुल्ल चाकी ने तुरंत क्या कर लिया? पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया, तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। देख रहे हैं, खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। चलिए अगला अपना देखते हैं प्रश्न। हाँ देखते हैं 131वां प्रश्न। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? ये थी पटना की, याद रखिएगा प्रभावती देवी। ठीक है, प्रभावती देवी पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। इन्होंने बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। अब सोचिए उस समय भी महिलाएं बढ़ चढ़कर आंदोलन में भाग ली थी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए। लिखा है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बांकीपुर जेल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसका विवरण देख लीजिए। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर पटना जेल में इन्हें रखा। एक जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के हैं? बिहार के ही थे। ठीक है ना। हजारीबाग में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था, मतलब इन्हें रखा गया था बांकीपुर में, बांकीपुर वाला जेल, और हजारीबाग जो जेल था उसमें रखा गया था जयप्रकाश नारायण को। किसको? जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। लिखा है चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण जो नील था उसके राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है, चलिए ये तो हम जानते ही हैं। चलिए अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न 134। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? आपको इसको हम पहले ही बताए थे कि सोशलिस्ट पार्टी से। किस पार्टी से? सोशलिस्ट पार्टी से। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे।
ठीक है, कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अभी इससे पहले जस्ट हमने क्वेश्चन किया था जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न देखिए 136वां प्रश्न, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। ठीक है, कब की थी शाह आलम द्वितीय ने? 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, 12 अगस्त 1765 को। चलिए, ये अगला हमारा है, इसका व्याख्या देख लीजिए। शाह आलम द्वितीय 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने, अभी आप इसको पढ़े ही थे, कौन था? कुंवर सिंह। ठीक है, चलिए कुंवर सिंह से प्रश्न जरूर बनेगा, जरूर बनेगा, आप ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। कौन थे 1857 की क्रांति के समय? कुंवर सिंह थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। कब? 1576 में। कब? 1576 में। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए एक बार विवरण। 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन अली खान ने मिलकर दाऊद को पराजित कर दिया तथा बंगाल एवं बिहार को पूर्णतः मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 140वां प्रश्न। बिहार में किसान सभा गठन औपचारिक रूप से घोषणा कब हुई थी? आपको हमने ये बताया ही है, कब हुई थी? 4 मार्च 1928 को। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? ठीक है, किस पर विजय प्राप्त की थी? यहाँ ऑप्शन में दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी और याल्टोज। तो यहाँ पे आपको पता है बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी किसने? बख्तियार खिलजी ने। इसने ही बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था? ध्वस्त किया था। और उसमें इतनी किताबें थी नालंदा विश्वविद्यालय में जो 3 महीने तक जलती रह गईं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। बिहार में वैशाली की नगरवधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? ठीक है, लिच्छवी, मौर्य, गुप्त, चोल, किसके शासनकाल में? लिच्छवी के शासनकाल में। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार। आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के वज्जी संघ के इतिहास प्रसिद्ध लिच्छवी राज्य की नित्यांगना थी तथा उसने भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्रवाटिका प्रदान कर दिया तथा वैशाली की नगरवधु आम्रपाली महात्मा बुद्ध की शिष्या बनी। तो आपसे पूछ सकता है आम्रपाली क्या थी? महात्मा बुद्ध की शिष्या थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। लिखा है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? जस्ट अभी ये क्वेश्चन हमने बताया था, फिर वही रिपीट हो गया है। ठीक है, कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो इससे आप समझिएगा बिहार के एग्जाम में आपको जो भी हम प्रश्न करा रहे हैं, ये प्रश्न में से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि आप बिहार से जो अभी मैं आपको बिहार का स्पेशल भी पढ़ाऊँगा, इसके बाद मैं बिहार का स्पेशल और हो सकता है वीडियो साथ में जोड़ेंगे। फिर जीएस के अन्य, ज्योग्राफी हुआ, इतिहास के अन्य जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और अन्य जितने भी हमारे विषय हैं, सारे विषय का हम क्या करेंगे? 1 लाइनर, या हो सकता है इसको हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अभी हमने आपको बताया था 26 अप्रैल। कब बताया था? 26 अप्रैल। लेकिन यहाँ पे 9 मई दिया है, ये सही नहीं है, 26 अप्रैल। ठीक है, चलिए अगला देखिए। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी आर्मी की बैठक में भाग लिया था। कौन था? फणींद्रनाथ घोष। फणींद्रनाथ घोष। ठीक है, चलिए एक बात देख लीजिए इसको। चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्रनाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, फणींद्रनाथ घोष आदि क्रांतिकारियों ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। आप याद रखिएगा 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में आयोजित
सभा में इन्होंने इस संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? 1922 अभी एक बार और आपको हमने बताया था, जहाँ पे चित्तरंजन दास जी ने अध्यक्षता की थी, वो क्या है, गया में इन्होंने क्या किया था, चित्तरंजन दास जी ने अध्यक्षता की थी। और उसी के जस्ट 1923 में ही 1922 में अध्यक्षता की थी यहाँ पे चित्तरंजन दास जी ने, और 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया 1 जनवरी। ठीक है, और 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया किसने, चित्तरंजन दास जी ने। चलिए पढ़ लेते हैं। गया में 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। हरिपुरा में 1938 में, रामगढ़ झारखंड में 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिनकी अध्यक्षता क्रमतः सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। तो अब 38 में तो हरिपुरा, आगे आपको हम बताएंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाएंगे तो उसमें हरिपुरा में किसने किया था अध्यक्षता, चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। और रामगढ़ में, अभी इस समय झारखंड में है रामगढ़, ठीक है, तो वो भी पहले बिहार में ही था, तो उसमें अध्यक्षता किसने किया था, अबुल कलाम आज़ाद ने। तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ है वो 1922 में ही हुआ है। अब कहाँ हुआ है, गया में ही हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हरिपुरा में भी 1938 में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कहाँ पे, बिहार में ही है। रामगढ़ भी उस समय बिहार में ही था, ठीक है ना, इस समय झारखंड में है। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न लिखा है, 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? मुंडा क्रांति का नेता कौन था 1899 से लेके 1900 के? ठीक है, उस मुंडा क्रांति का नेता कौन था, बिरसा मुंडा। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप मुंडा देखकर टिक लगा सकते थे, बिरसा मुंडा, लेकिन इनका विवरण हमें जानना बेहद जरूरी है। मुंडा विद्रोह जो है 1899-1900 के नेता बिरसा मुंडा थे, जबकि सिद्धू एवं कान्हू का संबंध संथाल विद्रोह 1855-56 से था। जनजाति विद्रोह में सबसे संगठित और विस्तृत विद्रोह मुंडा विद्रोह था। इस विद्रोह को उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह का मुख्य कारण दिकुओं एवं जमींदारों द्वारा शोषण एवं उत्पीड़न था। जो वो शोषण कर रहे थे जमींदार, उन्हीं के खिलाफ यह विद्रोह था, मुंडा विद्रोह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 1855 में संथाल ने किस कांग्रेस कमांडर को हराया? कौन सा कांग्रेस कमांडर था? मेजर बारो। मेजर बारो को संथाल जनजातियों ने क्या किया था, हराया था। ठीक है, चलिए इसका विवरण देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह 1855-56 का संथाल विद्रोह सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन को के नाम से जाना जाता था। यह संथाल बाहुल्य क्षेत्र था। देखिए आप ध्यान रखिएगा, बिहार में ही संथाल बाहुल्य क्षेत्र था, मतलब वहाँ पे बहुत सी जनजातियाँ, आदि जनजातियाँ थीं। यहाँ हजारों संथालों ने सिंधु कान्हू के नेतृत्व में विद्रोह किया। 2 व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, संथाल विद्रोह के दमन के लिए मेजर जनरल बारो के नेतृत्व में सेना भेजी गई, जिसने विद्रोह का दमन कर दिया। अगस्त 1855 में सिद्धू पकड़ा गया और मार डाला गया। फरवरी 1856 में कान्हू पकड़ा गया। मतलब क्रमशः लोग पकड़े गए, लेकिन इन्होंने विद्रोह बहुत ज़बरदस्त किया, संथाल विद्रोह जनजातियों का। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न लिखा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, मौर्य काल में क्या था, तक्षशिला था, तक्षशिला था। चलिए देखिए, मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इस बात की पुष्टि बौद्ध ग्रंथों, चीनी यात्रियों के वृत्तांतों से होती है, साहित्य से होती है। नरेश प्रसेनजीत, महान कूटनीतिज्ञ और शास्त्री कौटिल्य, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, ख्यातिलिब, वैद्य जीवक, व्याकरण पाणिनि, योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके अपने अपने क्षेत्र में विख्यात हुए थे। बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय धनुर्विद्या तथा वैद्य की शिक्षा के लिए तत्कालीन सभ्य संसार में प्रसिद्ध था। ठीक है, कैसा था, प्रसिद्ध था। नालंदा शिक्षा
केंद्र के रूप में गुप्त काल में विकसित हुआ। नालंदा शिक्षा बाद में विकसित हुआ गुप्त काल में, लेकिन वो सबसे पहली शिक्षा कौन सी मौर्य काल में तक्षशिला थी। ठीक है, चलिए देखते हैं। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। किसके अभाव में? एकीकृत समुदाय के अभाव में। देखा गया उस समय कि अगर वहाँ एकीकृत सभी राष्ट्र सक्रिय नहीं थे, अनुपस्थित थे लोग, तो उसमें एकीकृत समुदाय नहीं था, जिसके कारण से वो विद्रोह सक्रिय न होने के कारण सही नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्यों नहीं सक्रिय हुआ? बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति एकीकृत समुदाय के अभाव में देखी जाती थी। महात्मा गांधी बिहार के राजकुमार शुक्ल के कहने पर बिहार गए और वहां पर चंपारण में भारतीय धरती पर पहले सत्याग्रह की शुरुआत की। वहां गांधी जी के सहयोगियों में बृज किशोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने हैं, आप सभी जानते हैं, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी थे। इसी के बाद बिहार का बुद्धिजीवी वर्ग राष्ट्रीय धारा से जुड़ गया। ठीक है, चलिए। बिहार एक ऐसी धरती है जहाँ से अनेकों क्रांतिकारी, अनेकों बुद्धिजीवी निकले हैं। ठीक है, जो हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी यहाँ संबंधित थे, बिहार से। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। कौन सी? कुर्मी। कुर्मी जाति कोई बहुत वर्चस्व जाति नहीं थी। राजपूत थे पहले, बहुत काश्यप थे, भूमिहार थे। देखिए, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत, कायस्थ जातियों का बोलबाला था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने किया था। ये राजपूत थे। क्या थे? जगदीश कुंवर सिंह राजपूत थे। सिपाहियों का दस्ता दानापुर से आरा पहुंचा। कुंवर सिंह भी उनके साथ ही गए, ये साथ हो गए। अगला देखिए, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीति शक्ति बचाने का माध्यम था। क्या था? आर्थिक स्थिति को। कैसी स्थिति? आर्थिक स्थिति। शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? केवल आर्थिक स्थिति। अगर आर्थिक स्थिति मजबूत है तो आप मजबूत हैं, अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो आप कमजोर हैं। ठीक है, तो देखिए वहाँ पे स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों को अपनी राजनीतिक शक्ति बचाने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को बहाल करना अति आवश्यक था। 70 साल की उम्र में जमींदार कुंवर सिंह को अंग्रेजों ने दिवालियेपन के कगार पर पहुंचा दिया था, इसलिए वह भीतर ही भीतर अंग्रेजों के दुश्मन हो गए थे। अंग्रेजों ने उनकी सारी संपत्ति छीन ली। यही हाल लगभग सभी जमींदारों का था। उन जमींदारों ने इसके लिए खुद कोई विद्रोह की योजना नहीं बनाई, परंतु जब मई 1857 में विद्रोह का बिगुल बजा तो वे अपनी आर्थिक स्थिति पुनः बहाल करवाने के उद्देश्य से विद्रोह में जुड़ गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 152वां प्रश्न, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? अभी हमने आपसे बताया था 1929 में। 1929 में, इसको हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, सहजानंद जी वाला पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है, मतलब पिछली जो हमारी वीडियो उसमें हमने देखा है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है। किसको जाता है? कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारियों को। ठीक है, किसको जाता है? कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारियों को। ठीक है, विचारधारा का प्रसार, समाजवादी विचारधारा का प्रसार। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के इस शहर में हुआ। ठीक है, बिहार के इस शहर में हुआ। देखिए यहाँ पे ये जो 1937 का अधिवेशन, ये 50वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 50वां अधिवेशन था। और यह अधिवेशन फैजपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? फैजपुर में। अब फैजपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। फैजपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ये क्वेश्चन बिहार से नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को सबको नंबर मिला होगा। देख लीजिए यहाँ दिया भी है, ये कहाँ था? फैजपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे।
कौन कर रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। चलिए, फैजपुर अधिवेशन। 155वां क्वेश्चन, सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज्य के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। ठीक है, तो इसमें क्या गायब से हो गए थे? बड़हरी गायब हो गए थे। कौन गायब हो गया था? बड़हरी। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान बिहार के बढ़ई शहर में आंदोलनकारियों का कब्जा हो जाने से वहां कई महीनों तक ब्रिटिश राज का नियंत्रण समाप्त हो गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 156वां प्रश्न, चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में। इसको हमने पहले भी बताया है कि हेन सांग आया था भारत और हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आया था, और इसने शिक्षा ग्रहण कहाँ की थी? नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हेन सांग 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। नालंदा विश्व बिहार के राजगीर में स्थित है। कहाँ स्थित है नालंदा? राजगीर में स्थित है। इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने कराई थी। ध्यान रखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने कराई थी। संसद द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। विक्रमाशिला आधुनिक भागलपुर से 24 मील दूर पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित है। इसकी स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? आप जानते हैं तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और इस समय कौन था शासक? अशोक था। ठीक है, चलिए हमने आपको बता दिया है बौद्ध संगीति के बारे में। पुरानी वीडियो आप देख लीजिएगा, बौद्ध संगीति के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। किस शहर द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था, आप जानते हैं, उदयन के द्वारा। उदयन ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? पाटलिपुत्र को बनाया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न। लिखा है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित? जस्ट अभी हमने पढ़ा था, किससे थे? समाजवादी। किससे थे ये? समाजवादी पार्टी से संबंधित है। देखिए, जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से थे। कांग्रेस से संबंधित थे गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि। साम्यवादियों में प्रमुख मानवेंद्रनाथ राय थे। किसान सभा से संबंधित जवाहरलाल नेहरू, इंदुलाल याज्ञिक, मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हमारा आज का अंतिम प्रश्न। ठीक है, आज का हमारा यह अंतिम प्रश्न है। प्यारे दोस्तों, हम इसी तरह से अपनी तैयारी कंटिन्यू रख रहे हैं और हम आपसे बताए हैं कि हम अब बिहार स्पेशल को लेकर पढ़ाई करेंगे। दूसरा, हम ये जानते हैं दोस्तों कि हम अपनी पढ़ाई अब क्रमशः पूरे जीके पे ध्यान देंगे। अब सारे जीके का पीडीएफ और सारे जीके की वीडियो आपके पास आएगी, आप बस उसका कंटिन्यू अध्ययन कीजिए। आप कंटिन्यू अध्ययन करेंगे। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? ठीक है, इंडियन नेशन से। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन पटना से होता है। ठीक है, आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न था, हमने इसके बारे में देख लिया। दोस्तों, आप इसी तरह लगे रहिए और जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप इसे जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, जिससे कि जो भी हम भेजेंगे वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, और कमेंट जरूर दीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट दीजिए। कमेंट में अगर आप लिखेंगे तो हम ये जानेंगे कि हाँ क्या दिक्कतें हैं और कौन कौन सी चीज़ें और हमें करनी है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।